नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के इतिहास का 20वां क्लास है और हम लोग चल रहे हैं कक्षा 8 के इतिहास को, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास पर आधारित है। आज हम देखेंगे अध्याय 9 और 10 के क्वेश्चन आंसर को। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अध्याय 9 में। तो अध्याय 9 में कुल आपके 7 क्वेश्चन हैं, जो कि अध्याय है देसी जनता को शब्द बनाना, बेसिक तौर पे सभ्य बनाना। यहाँ पे होगा देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना है, ये आपका चैप्टर का नाम है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा में प्राच्यवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कौन सा सही है। तो पहला कह रहा है कि प्राच्यवादी मानते थे कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरा है कि विलियम्स जोन और हेनरी टॉमस कोलब्रुक प्राच्यवादी थे, ये भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स प्राच्यवादियों का घोर विरोधी थे। तो ये गलत है, क्योंकि वारेन हेस्टिंग खुद ही बेसिक तौर पे प्राच्यवादियों के समर्थक थे। और अगला है कि प्राच्यवादी विचारों के आधार पर ही कोलकाता में एक मदरसे तथा बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही होता है पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। और तीसरा क्यों गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया बेसिक तौर पे कि जो वारेन हेस्टिंग्स थे वह प्राच्यवादियों के समर्थक थे, न कि विरोधी थे। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पूछा है कि संबंधित नहीं है, तो वारेन हेस्टिंग्स जो है वह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संगठन से संबंधित नहीं है। बात करते हैं विलियम जोन्स ने हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेलियन हॉलहेड के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। एशियाटिक बेसिक तौर पे एक लाइब्रेरी के रूप में था, जहाँ पे बेसिक तौर पे ग्रंथों का क्या किया जाता था, अनुवाद किया, भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया जाता था। अगला है कि प्राच्यवादियों का विरोध और पश्चिम शिक्षा के समर्थन में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पूछा गया कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला जो कह रहा है कि प्राच्यवादी दृष्टिकोण के विरोधी मानते थे कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है, जो कि बिल्कुल आपका सही है कि बेसिक तौर पे प्राच्यवादी यही मानते थे कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। दूसरा है कि प्राच्यवादियों का विरोध करने वालों में जेम्स मिल और थॉमस बेंगिंगटन मैकाले प्रमुख थे, यह भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि प्राच्यवादी विरोधी मानते थे कि शिक्षा देसी जनता को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों के ज्ञान के लिए दी जानी चाहिए। तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। बेसिक तौर पे इनके बारे में यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो इसमें बेसिक तौर पे आपको एक्सप्लेन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अगला जो पूछ रहा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है, यह कथन किसका है। तो बेसिक तौर पे यह कथन था थॉमस बेबिंगटन मैकाले का, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मैकाले कहते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है बी। तो बेसिक तौर पे मैकाले प्राच्य शिक्षा का विरोधी था तथा पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी शिक्षा का। वह भारत को असभ्य देश मानता था और उसका कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना भारत और समूचे देसी साहित्य के बराबर है। अगला आपका क्वेश्चन है कि वुड डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जानते हैं, पहला कह रहा है कि इसमें इस बात पे जोर दिया गया कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। तो ये आपका गलत है। और उसके बाद आपका अगला जो कह रहा है वो कह रहा है कि इसमें तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा और वे इंग्लैंड एवं कंपनी के प्रति अधिक सत्यवादी और ईमानदार बनेंगे। तो ये आपका बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है कि इस दस्तावेज में व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा देने का तर्क भी दिया गया था। तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला कि दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। अब क्यों गलत है, तो हम बेसिक तौर पे जानते हैं कि 1854 में 1854 में लंदन स्थित कोर्स ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से एक नोट भेजा, जिसे वुड्स का नीतिगत यानी कि वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीतियों की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर पाश्चात्य शिक्षा तंत्र को मतलब बेसिक तौर पर प्राच्य शिक्षा स्थान पे यूरोपीय शिक्षा को अपनाने का फायदा बताए गए।
उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, इस बात का संबंध मैकाले से है, अतः बेसिक तौर पे यह कथन गलत है। तो यहाँ पे ये जो था ये किसने स्टेटमेंट दिया था? मैकाले ने, जबकि वुड डिस्पैच में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया था। मैकाले ने अपने विवरण के आधार पर 1835 में बेसिक तौर पे अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया, और यह फैसला भी तभी लिया गया जब अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे एवं बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे पाश्चात्य मतलब बेसिक तौर पे जो भारतीय संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। साथ ही इन संस्थानों को अपने अपने बेसिक तौर पे अपने अपने क्षेत्रों के अंधकार, बेसिक तौर पे यहाँ पे ये चीज़ कहा गया था, अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की इन्हें संज्ञा दी गई। उड के नीति पर तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, वे सत्यवादी और ईमानदार बनेंगे, फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। आगे आप क्या है कि इस दस्तावेज में बेसिक तौर पे व्यवसाय के लिए शिक्षा का तर्क भी दिया गया, जिसमें कहा गया है कि यदि भारतीयों को यूरोपीय शिक्षा और जीवन शैली से अवगत कराया जाए तो उनकी रुचि और आकांक्षाओं में बदलाव आएगा तथा ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोपीय में बनी चीज़ों को अपना कर खरीदना भी शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका पहला कि क्योंकि यह गलत इसलिए क्योंकि यह स्टेटमेंट मैकाले का है, न कि वुड डिस्पैच में यह स्टेटमेंट दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि 19वीं सदी में भारतीय शिक्षा और कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, और यहाँ पे कह रहा है कि सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे पहला जो कह रहा है कि भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है आपका कि कंपनी ने देसी स्कूल में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा विलियम एडम को दिया था, ये भी आपका सही है। और तीसरा आपका कह रहा है कि 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया, तो ये भी आपका सही। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है कि 1, 2 और 3 तीनों के तीनों आपके सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में भारतीय विचारकों और शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि महात्मा गांधी पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, परंतु रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे पश्चिमी शिक्षा के पूर्ण रूप से समर्थक थे। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। दूसरे की अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शांति निकेतन नामक संस्थान की शुरुआत की, तो ये भी गलत है, क्योंकि आप सभी ने पता है कि शांति निकेतन की शुरुआत किसने करी थी। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन होता है डी कि न तो पहला सही है, नहीं दूसरा सही है। अब एक्सप्लेन देखते हैं। तो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन दोनों के बीच में फर्क था। यहाँ पे अगर बात करें तो गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों और प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे, जबकि टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों के सम्मिश्रण चाहते थे। वो चाहते थे कि बेसिक तौर पे जो भारत में अच्छी चीज़ें हैं उनको और पश्चिमी शिक्षा में जो अच्छी चीज़ें उनको ग्रहण करके भारत में शिक्षा दिया जाए। ये कौन चाहते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे। और महात्मा गांधी जो विरोध थे वो बेसिक तौर पे उनके मशीनीकरण से विरोध थे। तो इस प्रकार से पहला वाला स्टेटमेंट गलत होता है। दूसरे की अगर बात करें तो शांति निकेतन संस्थान की शुरुआत साल 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, और यह कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में उनका अपना स्कूल था। तो इस प्रकार से दोनों स्टेटमेंट गलत थे। यह 9वां अध्याय था। अब 10वें अध्याय पे आएंगे, और इसका नाम है दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया, और जिससे कि कुल आपके 6 क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश कालीन विभिन्न भारतीय दृश्य कलाओं के शैलियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कौन सा युग्म सुमेलित है, और सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पहला कह रहा है उत्कीर्ण चित्र। तो उत्कीर्ण चित्र किसे कहा जाता था? तो लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीरों को उत्कीर्ण चित्र कहा जाता था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा है रूप चित्र। तो किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे और हाव भाव पर अधिक जोर दिया गया उसे रूप चित्र कहा जाता है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। और तीसरा कह रहा है जीवन अध्ययन, यानी कि कलाकारों के लिए जीवित मॉडलों की मुद्राओं के आधार पर मानव आकृतियों का अध्ययन करना ही जीवन अध्ययन कहलाता है, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है डी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि साम्राज्यवादी युग की कलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि यूरोपीय कलाकार अपने साथ यथार्थवाद का विचार और तैल चित्रों की तकनीकी भारत लाए थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि थॉमस डेनियल और विलियम डेनियल मनोहारी चित्र शैली परंपरा के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं,
तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो बेसिक तौर पे जानें कि यूरोपीय कलाकार अपने साथ यथार्थवादी का विचार भारत लाएं। जो कलाकारों द्वारा अपनी आंखों से चीज़ों को गौर से देखने और उन्हें यथावत चित्रित करने की मान्यता पर आधारित था। यानी कि कलाकार जो बनाएंगे वह असली और जीवंत दिखना चाहिए। इसके अंतर्गत चीज़ों को जीवंत और असली दिखाने के लिए रोशनी और परछाई का इस्तेमाल किया जाता था। यूरोपीय कलाकार तैलचित्र की तकनीकी को भी अपने साथ लाए थे। तैलचित्र से भारत के कलाकारों को जीवंत तस्वीरें बनाने में काफ़ी मदद मिली। एक प्रचलित साम्राज्यवादी परंपरा मनोहरी दृश्यों को चित्रित करने की भी थी। यहाँ पे थॉमस डेनियल और उनकी भतीजा जो था उसका नाम था विनियल डेनियल, इस परंपरा के सबसे अच्छे चित्रकार थे। इस तरह के चित्र शैली भारत को एक अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था और इस चित्रकला का भूदृश्य ऊबड़ खाबड़ तथा जंगली और मानवीय हाथों से अनछूता दिखता था। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्या शैली अंग्रेजों के माध्यम से भारत आई थी। तो यहाँ पर आपका जो है वो पूछा है कि कौन सी विद्या शैली, यहाँ पे पूछा गया है आपका कि सही उत्तर का चयन करें। तो भित्त चित्र जो था वह बेसिक तौर पर नहीं आया था। दूसरे की अगर बात करें कि लघु चित्र, तो ये भी नहीं। परिप्रेक्ष्य जो विद्या थी वह बेसिक तौर पे अंग्रेजों के द्वारा भारत लाई गई थी। तो इस प्रकार से आपका केवल तीसरा वाला सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी कि परिप्रेक्ष्य चित्रकला विद्या थी जो वह बेसिक तौर पे अंग्रेजों के द्वारा भारत आई थी। अब बात करते हैं सभी के बारे में। तो भित्त चित्रकला का अर्थ है दीवार पे बना चित्र और यह एक भारतीय परंपरा के द्वारा बनाया जाता था। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया तथा भित्त चित्र जैसी स्थानीय परंपराओं को उसने प्रोत्साहित किया। तो इस प्रकार से पता चलता है कि भित्त चित्रकला जो था स्थानीय था, यानी कि भारतीय था। लघु चित्र का अर्थ होता है छोटे चित्रों से और यह मध्यकाल में भारतीय कलाकार द्वारा बनाई जाने वाली कला का हिस्सा था। तो इस प्रकार से यह भी पता चलता है कि लघु चित्रकला भी कहाँ की थी, भारत की थी। और यहाँ पे परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो मैंने बताया कि परिप्रेक्ष्य जो था विधि यूरोप के यथार्थवाद का एक तत्व था। यह एक ऐसा तरीका था जिसके जरिए दूर की चीज़ों को छोटी दिखाई देती थी और समानांतर रेखा दूर जाकर एक दूसरे में विलीन होती हुई प्रतीत होती थी और इससे नज़दीक और दूर वाली चीज़ों के बीच दूरी का बोध होता था। इसे हम लोग क्या कहते थे, परिप्रेक्ष्य विद्या का अर्थ होता था, जिसको आज मतलब बेसिक तौर पर यही खूब अच्छे खासे रूपों में प्रचलन में है। जैसे कि समुद्र को दिखाना, ठीक है, समुद्र को दिखाना एक तरह से परिप्रेक्ष्य विधा का ही एग्जाम्पल है। और चौथे की अगर बात करें तो खर्रा चित्र जो था कागज के लंबे रोल पर बनाई गई एक ऐसी पेंटिंग होती थी जिसे लपेटा जा सकता था। बंगाल के कालीघाट के स्थानीय गांव में रहने वाले चित्रकार जिन्हें पटुआ कहा जाता था वह खर्रा चित्रकार थे। तो खर्रा चित्रकार भी भारतीय था और यह मूलतः कहाँ से उत्पन्न हुआ था, तो बंगाल से उत्पन्न हुआ था। अगला जो कह रहा है आपका कि ब्रिटिश काल में राष्ट्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि राजा रवि वर्मा ने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया, जो कि बिल्कुल आपका सही है, काफ़ी नाम आता है राजा रवि वर्मा का। दूसरा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर और इनके समूह ने पश्चिमी कला परंपराओं को भारत में नई ऊंचाई पर पहुंचाया। तो ये आपका गलत होता है। क्यों गलत है, एक्सप्लेन हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपका ऑप्शन ए सही होता है, केवल पहला वाला सही है। अब जानते हैं एक्सप्लेन के बारे में। राजा रवि वर्मा उन शुरुआती चित्रकारों में से थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया। बेसिक तौर पे रवि वर्मा केरल के त्रावणकोर के महाराजाओं के परिवार से थे। बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकारों का एक नया समूह रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनीन्द्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द एकत्र हुआ और इन समूहों ने गैर पश्चिमी, ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी कला है, तो इन समूहों ने क्या किया था, गैर पश्चिमी कला परंपराओं की वकालत की और इस समूह ने तेल चित्रकारी और यथार्थवादी शैली से दूरी बनाई और लघु चित्र और मध्यकालीन भारतीय परंपरा और अजंता में बने भित्ति चित्रों की प्राचीन कला से बेसिक तौर पर प्रेरणा ली। अवनींद्रनाथ और उनके विद्यार्थी नंदलाल बोस केवल पुरानी शैलियों का अनुकरण ही नहीं कर रहे थे, बल्कि पुरानी शैलियों के संशोधन किए और उसे अपने ढंग से अपनाया। उदाहरण के तौर पे वे अपने तस्वीर को बेसिक तौर पे त्वरित प्रभाव पैदा करने वाले के लिए छायाकरण का इस्तेमाल भी करते थे। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि यह उन मतलब कि बेसिक तौर पे पश्चिमी कला परंपराओं को भारत में नई ऊंचाई पर नहीं पहुंचाया, जबकि गैर पश्चिमी कलाओं को भारत में नई ऊंचाई पर पहुंचाया था। इस प्रकार से सेकेंड वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है।
अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व था टीपू सुल्तान के विरुद्ध में वह किया था जनरल सर डेविड बेयर्ड ने। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। बेसिक तौर पर इसके बारे में जाने तो 1799 में, साल 1799 में श्रीरंगपट्टनम यानी कि आपका जो श्रीरंगपट्टनम है, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो था वह जनरल सर डेविड बेयर्ड कर रहा था और इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारा भी जाता है। अगला जो क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है कि दरिया दौलत महल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बात करते हैं दरिया दौलत महल की, तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसके बारे में जानते हैं। तो दरिया दौलत महल जो है वह कर्नाटक के मैसूर के निकट श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। तो दोस्तों ये आपका कक्षा 8 के इतिहास का वीडियो है जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास पर आधारित है। कक्षा 8 के इतिहास का अंतिम वीडियो, मतलब एक और वीडियो आएगा जो कि 8 के इतिहास का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे विज्ञान को। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ को, इस सेशन को पसंद कर रहे होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।